विक्टर ह्यूगो ने एक बार कहा था, धरती की कोई भी ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। आज हम एक ऐसे ही कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद भारतीय खेती और खासकर किसानों की कमाई की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो एक ऐसे मॉडल के बारे में बताता है जिसमें किसानों की आमदनी दोगुनी नहीं बल्कि 10 गुना तक बढ़ाने का दम है। और ये चर्चा उस बड़ी कहानी के हिस्से के तौर पर देखनी चाहिए जो 2015-16 में शुरू हुई थी। हाँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022-23 तक किसानों की असल आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। बिल्कुल। और उस लक्ष्य का जमीनी सच जानना भी जरूरी है। ICKR की एक स्टडी बताती है कि हम उस लक्ष्य का 50% भी पूरा नहीं कर पाए। तो ये साफ इशारा है कि पुराने तौर तरीकों से शायद अब काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग सोचने का वक्त आ गया है। बिल्कुल। इसीलिए आज हम महाराष्ट्र के एक सूखाग्रस्त जिले बीड में चल रहे एक जबरदस्त प्रयोग की गहराई में उतरेंगे। इसे ग्लोबल विकास ट्रस्ट यानी GVT ने कृषि कुल नाम दिया है। और ये सिर्फ एक दिलचस्प कहानी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। GS पेपर 3 में कृषि, पॉलिसी मेकिंग और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर ये मॉडल एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। तो फिर चलिए सीधे इस कृषि कुल मॉडल को ही समझते हैं। आखिर ये है क्या और इसने जमीन पर ऐसा क्या कर दिया? देखिए, इसका आइडिया सुनने में बहुत सीधा साधा है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। GVT ने किसानों को ये समझाया कि वो अपनी पारंपरिक फसलें जैसे सोयाबीन और कपास, हाँ बिल्कुल, जिनकी पैदावार मौसम पर बहुत निर्भर करती है और मुनाफा भी कम होता है, उनसे हटकर फलों की खेती करें। फलों की खेती? जैसे पपीता, शरीफा यानी सीताफल, मौसम्बी, अमरूद, अनार, शहतूत और केले जैसी फसलें। एक मिनट, पारंपरिक खेती छोड़कर फलों के बाग लगाना, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और इसके नतीजे ही तो इसकी सबसे चौंकाने वाली बात है। स्रोत में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी टिस की 2024 की एक स्वतंत्र रिपोर्ट का जिक्र है। उसके आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। हाँ, रिपोर्ट कहती है कि इस मॉडल को अपनाने वाले किसानों की जो प्रति एकड़ औसत कमाई थी, जो पहले करीब 38,700 रुपए थी, वो बढ़कर 3.93 लाख रुपए हो गई। 10 गुना से भी ज्यादा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये तो किसी परिवार की पूरी दुनिया बदलने जैसा है। बिल्कुल। इसका मतलब है बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, परिवार के लिए अच्छा स्वास्थ्य और शायद जिंदगी में पहली बार भविष्य के लिए कोई ठोस बचत। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये गरीबी से समृद्धि की ओर एक पीढ़ी का छलांग है और यही चीज इस मॉडल को क्रांतिकारी बनाती है। और ये कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट तो है नहीं, अब नहीं है। GVT अब तक करीब 30,000 किसान परिवारों के साथ काम कर चुका है। उनकी 43,000 एकड़ जमीन पर 6.7 करोड़ से ज्यादा फलों के पेड़ लगाए जा चुके हैं। तो ये अब सिर्फ एक प्रयोग नहीं बल्कि एक बड़े पैमाने पर कामयाब हो चुका मॉडल है। सही बात। बीड में ये जबरदस्त कामयाबी देखकर मुझे भारत की श्वेत क्रांति की याद आ रही है। क्या हम इन दोनों के बीच कोई समानता देख सकते हैं? ये एक बहुत ही सटीक और जरूरी तुलना है। याद कीजिए, वर्गीस कुरियन ने गुजरात के खेड़ा जिले में दूध का एक सहकारी आंदोलन शुरू किया था, जिसे आज हम अमूल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। और तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उस छोटे से प्रयोग की ताकत को पहचाना। हाँ, और लेख हमें एक बहुत दिलचस्प किस्सा याद दिलाता है। शास्त्री जी सिर्फ दिल्ली में बैठकर रिपोर्ट नहीं पढ़ रहे थे, वो खुद खेड़ा गए। एक रात गांव में रुके और कहते हैं कि देर रात 2 बजे तक किसानों से सीधे बात करते रहे। अरे वाह! उन्होंने उनकी परेशानियां, उनके सपने, सब कुछ सीधे उन्हीं से समझा। और उसी एक रात की बातचीत ने एक राष्ट्रीय नीति को जन्म दे दिया। हाँ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB बना और ऑपरेशन फ्लड के नाम से उस एक जिले के मॉडल को पूरे देश में फैला दिया गया। हाँ। और नतीजा आज हमारे सामने। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लगभग 248 मिलियन टन के साथ। और ये क्रांति किसने की? उन छोटे किसानों ने। तो इन दोनों कहानियों का सबक एक ही है। एक कामयाब जमीनी मॉडल को राष्ट्रीय क्रांति में बदलने के लिए सबसे ऊपर से राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक लीडर का विजन एक स्थानीय सफलता को राष्ट्रीय आंदोलन बना सकता है। सही बात है। तो चलिए GVT के उस फॉर्मूले को समझते हैं। उन्होंने बीड जैसे सूखाग्रस्त इलाके में ऐसा क्या कर दिया कि आमदनी 10 गुना बढ़ गई? उनकी रणनीति के वो कौन से स्तंभ थे? देखिए, इसका पहला और शायद सबसे मुश्किल स्तंभ था किसानों का भरोसा जीतना। हाँ।
किसान सदियों से एक ही धल्ले पर खेती करते आ रहे हैं। उन्हें ये कहना कि अपनी जानी पहचानी फसल छोड़कर फलों के बाग लगाओ, ये बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं होगा। किसान अक्सर इतना बड़ा जोखिम लेने से डरते हैं। बिल्कुल डरते हैं। शुरू में बहुत संदेह था, इसीलिए जीवीबीटी की टीम ने पहले सिर्फ उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को सुना और समझा। अच्छा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो कह रहे हैं वो करो। उन्होंने पहले रिश्ते बनाए, फिर विज्ञान का सहारा लिया, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के फायदे दिखाए। जब कुछ किसानों ने हिम्मत की और उन्हें नतीजे दिखे तो भरोसा अपने आप बनने लगा। अच्छा, तो भरोसा जीतने के बाद दूसरा कदम क्या था? दूसरा स्तंभ था किसानों को सही और सस्ते संसाधन मुहैया कराना। फलों की खेती के लिए अच्छी क्वालिटी के पौधे चाहिए। हाँ, वो तो बहुत महंगे आते हैं, पर जीवीटी ने हजारों किसानों के लिए बड़ी मात्रा में पौधे खरीदे, जिससे उन्हें एक पौधा लगभग 30 रुपए का पड़ा। फिर यही पौधा उन्होंने किसानों को सिर्फ 15 रुपए की सब्सिडी वाली दर पर दिया। और ये सब्सिडी का पैसा कहाँ से आया? ये पैसा आया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंडिंग से। इसमें मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन का 25 करोड़ रुपए का दान बहुत अहम था। इसी फंड से 25 एकड़ जमीन पर कृषि कुल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। ये एक तरह की ओपन एयर यूनिवर्सिटी है जहां किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो भरोसा जीता, अच्छे पौधे दिए, लेकिन अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर। तीसरा स्तंभ, जल प्रबंधन। बीड़ तो सूखाग्रस्त इलाका है, बिना पानी के फलों के बाग तो बस एक सपना ही रह जाते। एकदम सही। और इसका समाधान ही शायद इस मॉडल का सबसे अनोखा हिस्सा है। जीवीटी ने खेत तालाब और चेक डैम तो बनाए ही, लेकिन उनका असली तुरुप का इक्का था करीब 200 ग्लोबल रिवर एक्वा शाफ्ट लगाना। ग्लोबल रिवर एक्वा शाफ्ट, ये क्या चीज है? सुनने में तो बहुत टेक्निकल लग रहा है। इसे आप जमीन के लिए एक तरह का विशाल स्ट्रॉ या सोखता समझ सकते हैं। अच्छा, ये गहरे वर्टिकल गड्ढे होते हैं। जब बारिश में नदी में अतिरिक्त पानी आता है तो ये शाफ्ट उस पानी को सोखकर फिल्टर करके सीधे जमीन के अंदर के सूखे हुए जल भंडारों तक पहुंचा देता है। मतलब प्रकृति की बैटरी को रिचार्ज करने जैसा। बिल्कुल, और इसका असर लाजवाब रहा। कई जगहों पर जो पानी 400 फीट नीचे था वो 50 फीट पर आ गया। कमाल है। मतलब उन्होंने बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाकर सीधे जमीन के बैंक में जमा कर दिया। और चौथा स्तंभ क्या था? चौथा और आखिरी स्तंभ था पैसों का इंतजाम। नई फसल लगाने में शुरुआती खर्च आता है, इसके लिए जीवीटी ने बैंकों को इस योजना में शामिल किया। लेकिन बैंक तो अक्सर छोटे किसानों को लोन देने से हिचकिचाते हैं। हाँ, उन्हें जोखिम लगता है। तो उस जोखिम को कम करने के लिए जीवीटी ने 1 करोड़ रुपए की फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी यानी FLDG की सुविधा दी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था कि अगर कोई किसान लोन नहीं चुका पाता तो शुरुआती नुकसान की भरपाई इस गारंटी फंड से की जाएगी। इस एक गारंटी ने बैंकों का भरोसा जगा दिया और किसानों के लिए लोन के दरवाजे खुल गए। तो इन 4 चीजों ने मिलकर भरोसा, संसाधन, पानी और पैसा, इस पूरी कामयाबी की जमीन तैयार की। बिल्कुल। ये तो वाकई एक शानदार और पूरी तरह से सोची समझी रणनीति है। उत्पादन बढ़ा, आमदनी बढ़ी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती होगी। आगे का रास्ता क्या है? अब अगला और शायद सबसे अहम कदम है उत्पादन से आगे बढ़कर पूरी वैल्यू चेन पर नियंत्रण करना। अच्छा, अभी तक का जोर अच्छी फसल उगाने पर था। अब जोर इस बात पर है कि उस फसल को बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि किसान को सबसे ज्यादा फायदा मिले। यानी कि अभी किसान मेहनत करके फसल तो उगा रहा है, लेकिन असली मलाई बिचौलिया और रिटेलर खा रहे हैं। सही पकड़ा आपने। अगर जीवीटी इस पूरी चेन पर नियंत्रण कर लेता है तो ये अमूल मॉडल जैसा ही होगा, जहां किसान ही मालिक है। बिल्कुल। इसका मतलब है फलों को इकट्ठा करने के लिए कलेक्शन सेंटर बनाना, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, कोल्ड स्टोरेज का एक पूरा नेटवर्क तैयार करना और यहाँ तक कि प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि हम और आप जो फल खरीदने के लिए 100 रुपए खर्च करते हैं, उसमें से कम 60 रुपए सीधे किसान की जेब में पहुंचे। और अभी कितना पहुंचता है? अभी किसान को 100 रुपए में से मुश्किल से 25 से 33 रुपए ही मिल पाते हैं। बाप रे। हाँ, बाकी पैसा बिचौलियों और बाजार की दूसरी अक्षमताओं में चला जाता है। तो सोचिए, अगर मार्केटिंग को सीधे कंट्रोल कर लिया जाए तो किसानों की आमदनी में और कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है
कि बीड़ के कृषिकुल मॉडल ने ये साबित कर दिया है कि सही रणनीति और विज्ञान से किसानों की आय में कल्पना से भी ज्यादा बढ़ोतरी मुमकिन है। हाँ, ये अब सिर्फ कोई सपना नहीं बल्कि एक जमीन पर उतारा हुआ कामयाब मॉडल है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। एक चैरिटेबल संगठन इस आइडिया को एक सीमा तक ही ले जा सकता है। सही बात है। इसे पूरे भारत का आंदोलन बनाने के लिए सरकार को आगे आना होगा। इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर संसाधन चाहिए, ज्यादा विशेषज्ञता चाहिए और जहां जरूरी हो वहां नीतियों में बदलाव भी करना होगा। मतलब एक केंद्र, राज्य, एनजीओ, व्यापार साझेदारी की जरूरत है। बिल्कुल, सबको मिलकर काम करना होगा। और यहीं पर हम विक्टर ह्यूगो की उस बात पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या ये एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है? स्रोत का लेखक आखिर में एक बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल पूछता है। क्या? वो कहते हैं, क्या मौजूदा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तरह जीवीटी के कृषिकुल में एक रात बिताकर किसानों से सीधे बात करके इस कामयाब प्रयोग को एक राष्ट्रव्यापी फल क्रांति में बदलने का फैसला लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ नीति निर्माताओं के लिए नहीं है बल्कि हम सबके लिए है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक कामयाब स्थानीय इनोवेशन को राष्ट्रीय सफलता में बदला जा सकता है। ये वाकई एक दमदार सवाल है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे देश में ऐसे कितने ही सफल प्रयोग हो रहे होंगे जो बस एक शास्त्री जी के विजन का इंतजार कर रहे हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाते हैं। भारत के अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में इस तरह के और कौन से कृषिकुल मॉडल विकसित किए जा सकते हैं? शायद जवाब हमारे आसपास के खेतों में ही छिपा हो।